हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्वांटाइजेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो अभी हम समझ रहे हैं क्वांटाइजेशन होता क्या है, करता कैसे है। ठीक है, ये आपका नॉर्मली सैम्पलर के बाद ही यूज़ किया जाता है और एनकोडर से पहले। एनकोडर और सैम्पलर के बीच में ही आपका होता है क्वांटाइज़र। बिना इसकी मदद के अगर आप डायरेक्टली सैम्पलर के बाद एनकोडर लगा देंगे तो एनकोडर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास मैसेज सिग्नल है। अब इस मैसेज सिग्नल में आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 8 वोल्ट तक ये मैसेज गया है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैसेज कोई और तरीके से भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, पर अभी हमारा 0 से लेके 8 वोल्ट तक ये मैसेज है। ये हमने प्रोवाइड किया किसको, सैम्पलर को। सैम्पलर क्या करेगा, उसका खुद का रिस्पॉन्स ऐसा है कि इसका कुछ इम्पल्स सिग्नल्स हैं 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे करके सो ऑन आगे जाके भी है। ठीक है, तो इसका कुछ रिस्पॉन्स है कि ये इसी जगह पे ही वैल्यू देगा, बाकी जगह पे वैल्यू 0 देगा। होता क्या है कि जब ये सिग्नल सैम्पलर के पास जाता है तो ये सिग्नल सैम्पलर के रिस्पॉन्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये दोनों सिग्नल जो इसका रिस्पॉन्स होता है सैम्पलर का, क्योंकि ये सिग्नल अगर इससे होके जाएगा तो कुछ ना कुछ इसका फ़र्क भी पड़ेगा सिग्नल पे। तो सैम्पलर का इफेक्ट जो पड़ेगा सिग्नल पे वो कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि सैम्पलर का अपना रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई होके आगे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जब सैम्पलर का रिस्पॉन्स इस मैसेज के साथ कंबाइन होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपको सिग्नल दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 सेकेंड, इन सब पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। जैसे 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है 0.5, 2 पे 2.3, 3 पे 3.8, 4 पे 5.7 और 5 पे जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 6.9 तक। ठीक है, यहाँ तक इसकी वैल्यू मिल रही है। अब ये वैल्यूज़ आई कैसे, सिंपली ये समझिए कि देखिए 0 से लेके 1 तक अगर मैं सैम्पलर के रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ, सैम्पलर के रिस्पॉन्स में 0 से लेके 1 तक कोई वैल्यू है ही नहीं। तो जब ये सिग्नल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे उस जगह पे तो रिस्पॉन्स मिलना ही नहीं है जहाँ पे कि ये सिग्नल खुद नहीं है। क्योंकि जब ये सिग्नल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जहाँ पे ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई सिग्नल के साथ जो भी उस पोर्शन में 0 से लेके 1 तक यहाँ पे भी कोई पोर्शन होगा तो 0 से लेके 1 तक ये सिग्नल जो भी हो 0 से लेके 1 तक ये तो 0 है तो आपको यहाँ पे भी वही मिलने वाला है। सिंपल, जहाँ जहाँ पे सैम्पलर का रिस्पॉन्स है वहीं पे मल्टीप्लाई होके आपको यहाँ पे भी रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह पे सैम्पलर का रिस्पॉन्स 0 है। ठीक है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने इनकी जो एम्पलीट्यूड दिए वो कितने दिए 1 इसलिए दिए कि 1 जब भी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे मैसेज का जो भी वोल्टेज होगा आपको यहाँ पे वही वोल्टेज मिलेगी। तो मान लेते लेट सपोज 1 पे आपका मैसेज 0.5 पे था, मान लेते हैं आपका मैसेज 1 पे टाइम 1 पे 0.5 पे था। तो यहाँ पे 1 पे मैसेज की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे 1 पे सैम्पलर की वैल्यू 1 है। तो 0.5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5। ठीक है, वैसे ही 2 पे ये 1 पे है, मान लेते हैं ये 2 पे है आपका 2.3 पे। ठीक है, लेट सपोज मान लेते हैं 2 सेकेंड पे इसकी वैल्यू 2.3 पे है। तो 2 पे वो 2.3 पे, 2 पे ये 1 पे है, तो उस टाइम पे 2 सेकेंड पे ही जो वैल्यू निकलेगी मल्टीप्लाई होगी कितनी निकलेगी 2.3। 3 सेकेंड पे मान लेते हैं ये आपका 3.8 पे है तो आपको यहाँ पे भी 3 सेकेंड पे क्या मिलेगा 3.8। 4 सेकेंड पे ये तो 1 पे ही है, ये 4 सेकेंड पे मान लेते हैं 5.7 पे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5.7। 5 सेकेंड पे मान लेते हैं ये 6.9 पे, तो 5 सेकेंड पे ये तो 1 पे ही है, तो जब वो मल्टीप्लाई होगा तो 5 सेकेंड पे आपको क्या मिलेगा 6.9। ऐसे सोन करके आगे भी मिलता रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। तो सैम्पलर क्या कर रहा है, सैम्पलर आपके सैम्पल्स निकाल रहा है। किस में से सैम्पल्स निकाल रहा है, वो आपके मैसेज सिग्नल में से सैम्पल्स निकाल रहा है। मतलब कि वो हर पॉइंट की वैल्यू नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे मैसेज सिग्नल जो है मेरा वो 0 से लेके यहाँ पे जो भी टाइम होगा मान लेते हैं 10 सेकंड तक, तो 0 से लेके 10 सेकंड तक मैसेज की हर सेकंड पे या हर पॉइंट सेकंड पे या हर 0.001 या 0.002 या 0.003 हर मोमेंट पे, हर इंस्टेंट पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, पर यहाँ पे जब आपने उसे सैम्पलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अब वैसा नहीं रहा। अब उसका बाकी जगह पे वैल्यू 0 ही रहने वाली है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही वैल्यू मिलने वाली है। और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट कौन डिसाइड कर रहा है, ये सैम्पलर। जहाँ पे सैम्पलर का रिस्पॉन्स 1 है सिर्फ वहीं पे भी यहाँ पे आउटपुट आने वाला है, बाकी जगह पे आपको 0 मिलने वाला है। सैम्पलर ने क्या करा, आपके कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हम डिजिटल में जाएंगे आगे। ठीक है, अब ये सैम्पलर ने ये काम कर दिया है तो मेरे पास अब टोटल मिला के अगर यहाँ पे देखें तो कितने सैम्पल्स है डिफरेंट, 5, 0.5, 2.3, 3.8, 5.7, 6.9। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट सपोज क्वांटाइज़र नहीं है, तो क्वांटाइज़र अगर नहीं होगा तो
तो सीधा एनकोडर पे जाएगा ये। तो एनकोडर क्या करेगा, इनको बिट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ को डिफरेंट कॉम्बिनेशन देगा। तो मान लेते हैं वो 0.5 को वो दे देता है 0, मान लेते हैं 2.3 को वो दे देता है 0, 1, मान लेते हैं 3.8 को वो दे देता है 1, 0, और मान लेते हैं 5.7 को वो दे देता है 1, 1। मैंने मान लिया था कि एनकोडर जो है वो 2 बिट का है, 2 बिट का एनकोडर लिया है, तो मेरे पास ये चारों कॉम्बिनेशन ही होंगे, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकते हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ठीक है। पर मुझे एक रह गया है यहाँ पे 6.9, तो 6.9 को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर मैं 2 बिट का इस्तेमाल करूँगा, अगर एनकोडर मेरा 2 बिट का हुआ तो वो इन चारों को तो दे देगा कॉम्बिनेशंस, 0, 0 बिट दे देगा, इसको 0, 1, इसको 1, 0, इसको 1, 1। पर जो 6.9 है उसको क्या दूंगा, उसको देने के लिए भी चाहिए कुछ, तो मैं 2 बिट से मेरा काम नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि 2 बिट से आप कितने कॉम्बिनेशन कर सकते हो, 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 2 बिट से अगर 2 बिट है तो आपके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं 4, तो 4 के लिए तो कर लिया, पर ये 5वां रह गया। तो अगर आपको 5वां कॉम्बिनेशन भी करना है तो आपको 2 से काम नहीं बनेगा, अब आपको 3 बिट पे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 बिट पे जाता हूँ, अगर मेरा n 3 होता है, अगर मेरा n 3 होता है तो मेरे पे कितने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, 2 की पावर n मतलब कि 8, मेरे पास 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। पर मेरा 8 की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, इन 5 के लिए करना है, तो 3 वेस्ट हो जाएंगे। तो आपके जो 5 यूज़ होंगे वो किस तरीके से होंगे, अगर एनकोडर होता है यहाँ पे तो वो क्या करता है 0, 0, 0, 0, 0, 1, आपका यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 0, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 0, 1, 1, और लास्ट वाला जो आपका रहेगा वो मान लेते हैं आपका 1, 0, 0। तो इसमें क्या हुआ, सभी के सभी हो गए, कोई भी नहीं छूटा, आपके पाँचों के पाँचों जो सैंपल्स थे मेरे उन सबको मैंने एनकोडिंग करके आगे भेज दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें दिक्कत ये है, अभी तो मैंने सिर्फ 5 ही सैंपल लिए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 1 सेकंड में कई बार 2000 सैंपल्स भी निकलते हैं, 1000 भी निकलते हैं, 1500 भी निकलते हैं, 3000 भी निकलते हैं। तो जब इतने सारे सैंपल्स निकलेंगे, तो अभी तो यहाँ पे 5 सैंपल थे तो आपने 3 बिट में काम चला लिया, क्योंकि 3 बिट में आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होता है 8, जिसमें से 5 काम में आ गए। बाकी इसके बाद जो 101, 110 और 111 है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाया, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पे आपके टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन, 5 इस्तेमाल हो गए। इसके बाद जो आपके 101 या फिर जो भी कॉम्बिनेशन होता है 101, 110 और 111, इनका यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है, इनका यूज़ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे, 5 डिफरेंट नंबर्स थे यहाँ पे। तो इन सब के लिए मैंने अलग अलग एनकोडिंग कर लिया है, इनको अलग अलग देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब रिसीविंग एंड पे जो डिकोडर लगाओगे तो वो सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ बाद में देगा, क्योंकि आपको वापस से डिजिटल डेटा को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट भी करना है। तो जो रिसीविंग एंड है इन सबको अलग अलग देना ज़रूरी है, ताकि जो रिसीविंग एंड पे क्या करे डिकोडर जो हो उसे पता हो कि 000 का उसे आंसर क्या निकाल के देना है, 0.5, 001 का उसे वापस क्या बना के देना है 2.3, इसका क्या बना के देना है 3.8। तो इसलिए इन सबको अलग अलग नंबरिंग्स आपको एनकोडिंग करके देना पड़ेगा, अलग अलग बिट्स देनी पड़ेगी, ठीक है, वरना पॉसिबल नहीं है आप उसे सही से रिसीव कर सको, वरना इधर उधर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, सबको सेम नहीं दे सकता मैं। अब बात आ जाती है क्वांटाइज़र क्या कर रहा है, ये तो बिना क्वांटाइज़र की बात थी। तो क्वांटाइज़र ये कर रहा है कि वो आपकी नंबर ऑफ़ जो बिट्स होंगी ना वो रिड्यूस कर देगा। जैसे मैंने बोला कि अगर 1000 नंबर ऑफ़ सैंपल्स निकालोगे, 2000 निकालोगे तो आपके नंबर ऑफ़ बिट्स भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मेरे पास 1000 सैंपल है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास 1000 सैंपल है, 1000 डिफरेंट सैंपल है, तो 1000 डिफरेंट सैंपल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 कॉम्बिनेशंस भी होने चाहिए, सबको अलग अलग। ये तो 5 ही थे, 1000 के लिए मुझे सबको अलग देना पड़ेगा। तो मुझे कम से कम कितनी बिट चाहिए होंगी, 2 to the power 10, मतलब मेरा जो n होना चाहिए कम से कम 10 होना चाहिए, क्योंकि 2 to the power n निकल के आता है 1024, 2 to the power 10 मतलब 1024 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 1024 तो नहीं चाहिए थे मुझे, पर 1000 चाहिए थे, 1000 के लिए चाहिए था, तो 2 की पावर 10 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 24 उसमें से वेस्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 वेस्ट हुए थे, वैसे वहाँ पे 24 वेस्ट हो जाएंगे। पर मुझे अगर 1000 सैंपल के लिए करना है तो मुझे कितने नंबर ऑफ बिट्स से करना पड़ेगा, एनकोडर कितने बिट्स का बनेगा, वो बनेगा 10 बिट का। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे डिफरेंट, उतने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन देने पड़ेंगे यहाँ पे आपको सबको, तो उतने आपको बिट्स भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो बिट्स अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो आपका एनकोडर की सर्किटरी क्या होगी, वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। पर मैं चाहता नहीं हूँ कि एनकोडर की सर्किटरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, मैं चाहता हूँ वो थोड़े से रिलैक्स हो।
क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में डिजिटल में भी पढ़ा है तो 3 बिट का एनकोडर 4 बिट का एनकोडर बनाना ही भारी पड़ जाता था, ठीक है, डिकोड भी। तो उसके बाद अगर मान लो 10 बिट का हो तो और भारी पड़ जाएगा, बनाना ही भारी पड़ जाएगा सिंपल डायग्राम। तो उसे सर्किटरी में इम्प्लीमेंट करना, जब उसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट करोगे तो और मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम एनकोडर को और रिलैक्स करना चाहते हैं। तो रिलैक्स करने के लिए हमने क्या लगाया, क्वांटाइज़र। क्वांटाइज़र अब किस तरीके से काम करेगा वो देख रहे हो, ठीक है। तो क्वांटाइज़र क्या करेगा कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिया है, मुझे यहाँ पे 5 सैंपल के लिए, मैं वापस इसी एग्जांपल पे आ जाता हूँ, मुझे 5 सैंपल के लिए 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेने पड़े। मुझे एन कितना लेना पड़ा, 3, मतलब ये एनकोडर 3 बिट का लेना पड़ा। पर मैं चाहता हूँ मैं एनकोडर 3 बिट का ना लूँ, मैं 2 बिट में ही काम चला लूँ। तो उसमें मदद करेगा मेरा क्वांटाइज़र, ठीक है। मैं एन कितना लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ 2। तो एन अगर मैं 2 लेना चाहता हूँ, एन अगर मैं 2 ले रहा हूँ, इसका मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे मेरे, 4। तो इसका मतलब करना तो मुझे इसी से ही है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इन्हीं चारों से ही मुझे सबको डिफरेंट कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे इन सबको इसी से ही एनकोडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने एन 2 ले लिया है, मैंने एनकोडर 2 ले लिया है, यहाँ पे मेरी हेल्प करेगा क्वांटाइज़र, ठीक है। वैसे तो 3 पे ही काम हो पाता है क्योंकि ये 5 सैंपल है, पर इन 5 सैंपल होने के बावजूद भी मैं 2 बिट से काम चला लूँगा अगर मेरे पास क्वांटाइज़र है तो, ठीक है। क्वांटाइज़र क्या करेगा, अब देखते हैं क्वांटाइज़र किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं, डायग्राम बना रहा हूँ मैं, उसमें आपको समझ आएगा क्वांटाइज़र का जो क्वांटाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। हाँ जी, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्वांटाइजेशन प्रोसेस करनी कैसे होती है। तो सबसे पहले उसका तरीका ये है कि आपको जो पूरा सिग्नल की डायनेमिक रेंज है वो कहाँ से लेकर, डायनेमिक रेंज मतलब उसका वी मैक्सिमम कहाँ तक है और उसका वी मिनिमम कहाँ तक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही डायनेमिक रेंज होती है। तो ये 0 से लेकर 8 तक ही गया, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी 8। तो उसकी डायनेमिक रेंज क्या है 0 से लेकर 8 तक, ठीक है। अब इसमें हम ना इस पूरे 8 जो पूरा का पूरा लेंथ है इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और वो कितने से डिवाइड करना है वो सब कुछ डिपेंड करता है आपका डेल्टा पे। डेल्टा होता है आपका स्टेप साइज़, मतलब इस पूरे 8 को हम कुछ टुकड़ों में बांट देंगे, ठीक है, बराबर टुकड़ों में। तो वो बांटते कैसे हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा, जिसे कहते हैं हम स्टेप साइज़, इसको बोलते हैं हम स्टेप साइज़। मतलब जो सीढ़ियाँ एक तरह से जो स्टेप्स बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे। तो स्टेप साइज़ आपका जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाता है फॉर्मूला उसका डायनेमिक रेंज अपॉन में कैपिटल एल, ठीक है। स्टेप साइज़ का फॉर्मूला होता है डायनेमिक रेंज अपॉन में कैपिटल एल। और कैपिटल एल जो आपका होता है, कैपिटल एल आपका होता है नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड लेवल, नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड लेवल, ठीक है। ये होता है एल आपका, कैपिटल एल होता है आपका नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड लेवल। तो नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड लेवल मतलब क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि क्वांटाइज़र की मदद से मैं 2 बिट में ही काम चला लूँगा। तो 2 बिट में काम चलाने का मतलब ये है कि आप 4 डिफरेंट वोल्टेजेस को ही एनकोड कर सकते हो, क्योंकि 2 बिट में कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4। तो आप 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ही एनकोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वांटाइज्ड लेवल जो होंगे वो होंगे 4, ठीक है। ये जो एल है यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ क्वांटाइज्ड लेवल होता है और वो 4 ही होने वाले हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी किसी के बराबर होता है, वो होता है एल इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है। एल इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो मैं कितने बिट में काम चलाना चाहता हूँ, मैं 2 बिट में ही काम चलाना चाहता हूँ। तो अगर मैं 2 बिट में काम चलाना चाहता हूँ तो मेरे यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। मतलब मेरे पास क्वांटाइज्ड जो लेवल होंगी या क्वांटाइज्ड वोल्टेज भी बोलते हैं इसे, नंबर ऑफ़ क्वांटाइज्ड लेवल या फिर नंबर ऑफ़ क्वांटाइज्ड वोल्टेज, वो कितनी होंगी सिर्फ 4। क्योंकि मैं कितने बिट में काम कर रहा हूँ 2 बिट में। ऑप्शंस मेरे पे वैसे सैंपल्स कितने थे 5, पर मैं इन 5 सैंपल को ना 4 में कन्वर्ट करने वाला हूँ। मेरे 5 सैंपल अब टोटल मिला के कितने बन जाएंगे 4, ठीक है। क्योंकि मैं एनकोडिंग कितने बिट से करना चाहता हूँ 2 बिट से, 2 बिट से एनकोडिंग करनी है मुझे। तो नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन मेरे पे 4 ही हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा मैं रख नहीं सकता। तो आपके क्या होंगे कि ये नंबर ऑफ़ क्वांटाइज्ड लेवल वोल्टेज जो एल होता है, ये जो नीचे एल है कैपिटल एल, ये आपका नंबर ऑफ़ क्वांटाइज्ड लेवल वोल्टेजेस होते हैं, जो कि किस पे डिपेंड करता है एन पे। क्योंकि मैं एन कितना सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ 2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4। मतलब मेरे पे 4 डिफरेंट वोल्टेजेस होंगी जिनको मैं एनकोडिंग कर लूँगा। असलियत में कितनी थी 5, पर मैं इन 5 को किसी तरह कन्वर्ट करके ऐसे रखूँगा कि टोटल मिला के कितनी वोल्टेजेस हो जाए 4, ताकि एनकोडर उन 4 वोल्टेजेस को ही एनकोड करके आगे बाइनरी फॉर्म में भेज दे, ठीक है। तो अब उन 5 को 4 कैसे बनाते हैं, वही प्रोसेस होता है क्वांटाइजेशन प्रोसेस, कि आपने 5 वोल्टेज को 4 में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये 4
L इक्वल टू ये नंबर ऑफ क्वांटाइज लेवल वोल्टेज वो कितनी 4। तो ये कन्वर्ट कैसे करते हैं वो प्रोसेस हम सीख रहे हैं, ठीक है। वही होता है आपका क्वांटाइजेशन प्रोसेस कि मैं 5 को 4 कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि अगर 5 को मैंने 4 नहीं बनाया तो 5 के लिए तो फिर मुझे 3 बिट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर मैं 2 बिट में ही काम चलाना चाह रहा हूँ तो मुझे 5 को कम पे लाना पड़ेगा, तो मैं 5 को 4 पे लेके आ रहा हूँ। तो कैसे लेके आते हैं वही देख रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो स्टेप साइज़ है उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा डायनेमिक रेंज कितना है इस सिग्नल का, मैसेज सिग्नल का 0 से लेके 8 तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 8 मिनिमम वैल्यू 0। तो इसके डायनेमिक रेंज की वैल्यू कितनी आएगी 8। नीचे L कितना आएगा मेरा कैपिटल L, क्यों मैं 2 बिट का ले रहा हूँ तो L होता है मेरा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आया 2 वोल्ट, मतलब मेरा जो स्टेप साइज़ होगा वो कितने का होगा 2 का, 2 वोल्ट का, ठीक है। अब मैं इसे वापस से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टेप साइज़ निकाल लिया है। वो डायनेमिक रेंज अपॉन में कैपिटल L होता है, कैपिटल L मेरा 4 है, क्योंकि मेरा N मैंने कितना लिया है, कितना N लेना चाहता हूँ 2, ठीक है, 2 बिट का लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, हम 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को 4 पे कैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूरी इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो लिख ली 0 से लेकर 8 तक। अब इसके आपने देखा था अभी स्टेप साइज़ कितना निकल के आया था 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का जब स्टेप साइज़ निकल के आया है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसके 2 के पार्ट कर देता हूँ, 2 4 और ये 6, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पूरे 8 वाले को 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वो कहाँ से निकला, वो स्टेप साइज़ से निकला कि कितना आपको स्टेप रख रहा है, रख दिया। इतना समझ आया हो आपको कि जितना मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें से आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ़ क्वांटाइज जो लेवल थे वो कितने थे। L मैंने निकाला था 4, L मैंने निकाला था 4, मतलब आपकी जो क्वांटाइज वोल्टेज है वो कितनी है 4। तो वो जो 4 वोल्टेजेस हैं वो इन सब के बीच में आती है, मिड में। ये मेरा पहला क्वांटाइज वोल्टेज होगी Q1, किसके बराबर होगा ये 1 वोल्ट के बीच में। मेरी दूसरी क्वांटाइज वोल्टेज हो गई Q2 इक्वल टू किसके बराबर है 3 वोल्ट। मेरी तीसरी क्वांटाइज वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगी 5 वोल्ट। और मेरी चौथी क्वांटाइज वोल्टेज है Q4, वो किसके बराबर होगी 7 वोल्ट, ठीक है। मेरा L कितना निकल के आया था 4, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ बिट्स कितने ले रहा हूँ 2, ठीक है। तो आपका L कितना निकला 4, तो मतलब नंबर ऑफ़ क्वांटाइज वोल्टेज या नंबर ऑफ़ क्वांटाइज लेवल कितने होंगे 4। तो वो कौन से ये रहे। आपको क्या करना है, सिंपल जो स्टेप साइज़ है उसके बीच वाले को सिलेक्ट करना है, वो आपकी पहली क्वांटाइज वोल्टेज हो जाएगी। दूसरी क्वांटाइज वोल्टेज कितनी होगी 3, तीसरी क्वांटाइज वोल्टेज 5, चौथी वाली 7। अब होना क्या वाला है इसमें कि 0 से लेकर 2 के बीच में जितने भी सैम्पल्स होंगे वो सारे के सारे किस वैल्यू पे आके सेट हो जाएंगे 1 वोल्ट पे। वो क्वांटाइज़र का काम है। क्वांटाइज़र क्या करेगा कि 0 से लेकर 2 वोल्ट पे जितने भी सैम्पल्स निकलेंगे उन सबको किस पे सेट कर देगा 1 वोल्ट पे। अगर मान लो 1.9 है तो वो भी 1 पे, 1.8 है तो वो भी 1 पे, 0.1 है तो वो भी 1 पे, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वांटाइज वोल्टेज पे आके सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लें यहाँ पे आपका 3 वोल्ट है, तो जितने भी 2 और 4 के बीच में जितनी भी वोल्टेजेस होंगी, जितने भी सैम्पल्स होंगे वो सारे आके किस पे सेट हो जाएंगे 3 वोल्ट पे, ठीक है। तो मतलब इतने सारे डिफरेंट जो सैम्पल थे जिनके लिए मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन देना पड़ रहा था, अब उनके लिए नहीं देना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि वो सारे के सारे किस पे आके सेट हो जाएंगे 3 पे। मान लो अब 2 और 4 के बीच में 10 सैम्पल है डिफरेंट, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.9, 3.8। तो 2 और 4 के बीच में जितनी भी सारी वोल्टेजेस आएंगे डिफरेंट सैम्पल, उन सब के लिए मुझे सिर्फ एक ही वोल्टेज बन जाएगी, वो सारी की सारी क्या बन जाएगी 3 वोल्ट। मतलब 2.5 भी 3 पे आ जाएगा, 3.5 भी 3 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब 2.5 वाला भी 3 पे आ गया, 3.5 वाला भी 3 पे आ गया, तो 3 के लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन देना है। तो जो 2.5 और 3.5 के लिए मुझे पहले अलग से देना पड़ता था, वो अब क्या हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों किस पे आके सेट हो जाएंगे 3 पे। तो दोनों जब 3 पे आके सेट हो जाएंगे तो फिर दोनों के लिए जो मुझे कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, बिट कॉम्बिनेशन, वो सेम देना पड़ेगा। हाँ, इसमें एरर ज़रूर आएगा, क्योंकि 2.5 को आप 3 पे ला रहे हो, 3.5 को आप 3 पे ला रहे हो, तो जो एरर आएगा वो इसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। तो एरर भी क्रिएट होगा इसमें, क्योंकि आप अलग अलग सैम्पल वोल्टेज को 3 पे ला के सेट कर रहे हो, ठीक है। वैसे 0 2 के बीच में हर अलग अलग वोल्टेज को आप 1 पे ला के सेट कर रहे हो। सेम यहाँ पे 6 और 8 के बीच में जितनी भी वोल्टेजेस होंगी सारी किस पे आके सेट हो जाएंगी 7 पे। अब इस पे सेट करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब आपके पास बस ये 4 कॉम्बिनेशन है 1 3 5 7, क्योंकि जितने भी बीच में होंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इसी वोल्टेज पे आके सेट हो जाएंगे 1 3 5 7। तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए तो 2 बिट काफ़ी है, ठीक है। पर सैम्पल्स हो सकता है बीच में बहुत सारे हों, पर वो सारे के सारे किस पे सेट हो गए, इन वोल्टेजेस पे आके सेट हो गए, जो कि आपकी क्वांटाइज वोल्टेज होती हैं, क्योंकि वो किससे निकला, वो L से निकला। L आपके नंबर ऑफ़ क्वांटाइज वोल्टेज वो कितनी थी 4। निकालते कैसे हैं,
स्टेप साइज़ के बीच वाला जो पोर्शन, बिल्कुल जो बीच वाली वैल्यू होती है वही मेरी क्वांटाइज वोल्टेज बन जाती है। ठीक है, वैसे ही बताया मैंने आपको 0.1 भी 1 पे आ जाएगा, 1.9 भी 1 पे आ जाएगा। इस तरीके से आपके जितने भी सैम्पल्स हैं वो सारे 10 सैंपल भी होंगे इसके बीच में, तो सारे के सारे किस पे सेट हो जाएंगे, 1 वोल्ट पे। और उन सब के लिए फिर एक ही बिट कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा मुझे 0 0। ठीक है, अगर मान लें 2 और 4 के बीच में, मान लेते हैं 2 और 4 के बीच में कई सारी 10 सैंपल्स हैं, तो 10 के 10 सैंपल किस पे आगे सेट हो जाएंगे, 3 पे। तो उन सब के लिए मुझे एक ही कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, क्या, 0 1। वैसे ही 4 और 6 के बीच में जितने भी सैंपल्स होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, 5 पे। 5 पे सेट हो जाएंगे। 5 पे सेट होने की वजह से मुझे उसको भी कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1 0। वो सब के लिए क्या हो जाएगा, सेम कॉम्बिनेशन 1 0। सेम यहाँ पे सबके लिए क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये तो मैंने लिख दिया है। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा आगे बना लेता हूँ ताकि आपको ये वोल्टेजेस आपसे मिस ना हो जाए। थोड़ा सा आगे बना लेते हैं। वैसे तो मुझे यहीं पे बनाना था, ठीक है, क्योंकि मेरा जो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड वो स्टार्टिंग में ही है, पर मैं उसको थोड़ा आगे शिफ्ट करके बना रहा हूँ। ठीक है, पर वो बनेगा आगे। मैं चाहता नहीं इन वैल्यूज़ को मैं मिटाऊँ। ठीक है, तो जो 1 सेकंड पे जो 0.5 पे था, क्योंकि 0.5 आपका 0 2 के बीच में आता है, तो 0 2 के बीच में 0.5 आता है, तो 0.5 वाली जो वोल्टेज है वो किस पे आगे सेट हो जाएगी, वो 1 पे सेट हो जाएगी। मतलब 1 सेकंड पे आपको जो वोल्टेज मिलने वाली है कितनी मिलने वाली है, 1। ठीक है, उसके बाद 2 सेकंड पे जो वोल्टेज थी वो कितने पे थी, 2.3 पे। तो 2.3 अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो 2 और 4 के बीच में आता है। तो मैंने अभी भी बताया 2 और 4 की जितनी भी वोल्टेज होंगी बीच में, जितने भी सैंपल्स होंगे किस पे सेट हो जाएंगे, 3 वोल्ट पे। तो यहाँ पे जो 2 सेकंड पे आएगा वो किस पे आएगा, वो 3 वोल्ट पे आ जाएगा। उसके बाद जो 3 सेकंड पे उसकी वोल्टेज कितनी दे रही है, 3.8। तो क्वांटाइजर क्या करेगा कि इस 3.8 वाली जो वोल्टेज को किस पे सेट कर देगा, क्योंकि 3.8 2 और 4 के बीच में आता है, तो उसे भी किस पे सेट कर देगा, 3 पे। मतलब यहाँ पे 2 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड पे भी कितनी वोल्टेज आएगी, 3 वोल्ट। एक्चुअल में 3.8 थी, पर क्वांटाइजर ने क्या करा, उसने देखा वो 2 और 4 के बीच में है, तो उसने किस पे सेट कर दिया, 3 वोल्ट पे। ठीक है, उसके बाद 5.7। तो 5.7 अगर आप देखेंगे तो 4 और 6 के बीच में होता है, तो 5.7 और 4 और 6 के बीच में, तो 4 पे आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 5। वो मिलेगी आपको 5। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 6.9 है, तो 6.9 5 सेकंड पे है, 5 सेकंड पे 6.9 है, तो 6.9 आपका 6 और 8 के बीच में है, तो वो किस पे सेट हो जाएगा, 7 वोल्ट पे। ये थोड़ा ऊपर बनेगा, तो किस पे सेट हो गया, 7 वोल्ट पे। 7 लिख देता हूँ सिर्फ, वैसे तो वोल्ट है वो, ये सभी वोल्ट्स में है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल मिला के आप सैंपल कितने डिफरेंट है आपके पास, थे तो 5, पर इन 5 को आपने 4 में कन्वर्ट कर दिया। 4 में कैसे कन्वर्ट, दिख तो यहाँ पे भी 5 ही रहे, पर आप ध्यान से देखिए 2 तो सेम ही है। जो सेकंड वाला थर्ड वाला है वो दोनों के दोनों किस वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे। तो इन दोनों के लिए तो सेम कॉम्बिनेशन जाने वाला है। ठीक है, इसके लिए क्या जाएगा, मान लेते हैं 1 के लिए जाएगा 0 1। ठीक है, 3 के लिए मान लेते हैं, सॉरी 1 के लिए मान लेते हैं 0 0। 3 के लिए क्या जाएगा, इसके लिए भी 0 बन जाएगा, इसके लिए भी 0 बन जाएगा, क्योंकि दोनों 3 वोल्ट पे। पहले अलग थे, पहले 2.3 पे था, 3.8 पे थे, इसलिए मुझे इन्हें अलग अलग देना पड़ता था। तो क्वांटाइजर का फ़ायदा यही है, वो क्या करेगा, कुछ डिफरेंट को एक ही में लेके आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 1, इसके लिए भी 0 1, 5 के लिए मैं दूंगा 1 0 और 7 के लिए मैं दूंगा 1 1। तो आपका 2 बिट में ही काम बन गया। 2 बिट में आपके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मान लेते हैं सैंपल बहुत सारे भी होते हैं 0 से लेकर 8 के बीच में, फिर भी आपको इन चारों कॉम्बिनेशंस के अलावा, मतलब कि 1 3 5 7 के अलावा और कुछ अलग नहीं करना होता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बीच में और सैंपल्स होते हैं, मान लेते हैं कुछ कितने भी होते हैं, क्योंकि जितने भी इसके बीच में होंगे सब 5 पे ही आएंगे, जितने भी इसके बीच में होंगे सब 3 पे ही आएंगे, जितने भी इसके बीच में आएंगे वो 1 पे ही आएंगे। अगर मान लेते हैं इसके बीच में 10 सैंपल और होते हैं, तो यहाँ पे 10 सैंपल और होते हैं, तो वो सारे के सारे किस पे सेट हो जाते हैं, 1 वोल्ट पे हो जाते हैं। तो अगर वो भी 1 वोल्ट पे सेट हो जाएंगे तो उन सबके लिए भी मैं 0 0 ही दूंगा। ठीक है, पर इसमें हाँ ज़रूर आपका एरर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो एरर किस तरीके से देखा था, हमने टेबल बनाई थी, जैसे कि टेबल आपकी सैंपल वोल्टेज, यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, क्वांटाइज वोल्टेज, उसके बाद आपका एनकोडर का आउटपुट, और लास्ट में आपका क्वांटाइजेशन एरर, जो कि किस पे डिपेंड करता है, वो होता है आपका सैंपल्ड वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। ठीक है, तो ये एक टेबल है। अब ये टेबल देख लेते हैं किस तरीके से बनेगी। टेबल आपकी बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे जो टेबल बन रही है, देखिए सैंपल वोल्टेज हमारी सबसे पहले क्या थी, 0.5 सैंपल वोल्टेज ये थी, और दूसरी क्या थी 2.3, फिर तीसरी क्या थी 3.8, फिर चौथी थी 5.7 और फिर थी 6.9। तो 0.5 को आप किस पे लेके आ गए, 1 पे। 2.3 को किस पे लेके आ गए,
3 पे, 3.8 को भी किस पे लेके आ गए 3 पे, 5.7 को किस पे लेके आ गए 5 पे, 6.9 को किस पे लेके आ गए 7 पे। यही हमने करा है, क्वांटाइजेशन वोल्टेज ऐसे आ गई। उसके बाद एनकोडर का आउटपुट क्या होगा, इसके लिए 0 0, इसके लिए 0 1, इसके लिए भी 0 1 क्योंकि 3 3 है दोनों में, इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 1, ठीक है। उसके बाद क्वांटाइजेशन एरर निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, सैम्पल्ड में से क्वांटाइजेशन वोल्टेज को माइनस कर दो, तो पहला जो आने वाला है वो आएगा -0.5, -0.5, दूसरा जो आएगा वो आएगा -0.7, ठीक है। थर्ड जो आने वाला है वो आएगा प्लस का 0.8, और इसका जो आने वाला है वो आएगा 0.7 प्लस का, और इसका जो आने वाला है वो आने वाला है -0.1। तो ये सब एरर भी आएंगे आपके, ठीक है। ये आपके एरर भी यहाँ पे आने वाले हैं, ये आपके क्वांटाइजेशन एरर निकलेंगे, ठीक है। पर इस एरर की एक रेंज है कि उससे ज़्यादा वो हो नहीं सकता। ये पहला वाला 0.5 है, 0.5, ठीक है। तो उससे ज़्यादा वो हो नहीं सकता और उससे कम भी हो नहीं सकता। मतलब माइनस में भी एक लिमिट है कि माइनस से इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता, और प्लस में इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। तो उसकी भी एक रेंज होती है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं क्वांटाइजेशन एरर, किस पे डिपेंड करता है कि इससे ज़्यादा एरर होगा कि नहीं होगा। तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ और वो समझाऊंगा भी कि वो क्वांटाइजेशन एरर इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, पर आपको आई होप से ये टेबल समझ आई हो। एनकोडर यहाँ पे देखिए 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 0 1 0 1 तो सेम आ रहे हैं क्योंकि वो दोनों 3 3 पे आ गए, ठीक है। तो इसमें एरर ज़रूर निकलेगा, तो एरर आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एरर भी आपका निकल के आता है, पर इसकी भी एक रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता एरर, ठीक है। तो इस तरह से आपने सैम्पल्स की क्या बना दिए, सैम्पलर से जो सैम्पल्स निकले थे उसको आपने क्वांटाइज कर दिया ताकि एनकोडर के लिए ईजी हो जाए। जो पहले 3 बिट में काम हो रहा था वो अब 2 बिट में ही हो गया, पर एरर भी निकल आ गए, पहले एरर नहीं आ रहे थे, ठीक है। एरर आने का मतलब ही क्या है, जब सैम्पल्ड वोल्टेज को आपने किसी और पे लाके सेट कर दिया है, जो पहले 0.5 था उसे आपने 1 पे लाके सेट कर दिया, तो भाई 0.5 में आपने चेंज करा ना उसे, तो वही तो एरर होगा। जो पहले 2.3 पे था उसे आपने 3 पे लाके सेट कर दिया, तो 0.7 का एरर होगा, -0.7 का। सेम जो 3.8 पे था वो 3 पे, तो एरर तो आएंगे क्योंकि जो होनी चाहिए थी ओरिजिनल वैल्यू उस पर ना रख के आपने किसी और वैल्यू पे रख दिया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन एरर जो होता है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं और उसकी रेंज क्या होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं उसके बाद।